नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज का जो बिंदु है हमारा, आज हम बात करेंगे स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी को लेकर हमें बात करनी है। देखिए, जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, जैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए, तो अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले कि भाई बुद्धि का स्वरूप क्या है। उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि बुद्धि कैसे कार्य करती है। तो वही जो निष्कर्ष हैं, जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न प्रयोगों से निकाले हैं, उन्हीं निष्कर्षों को बुद्धि के सिद्धांत कहा जाता है। अब बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, इन बुद्धि के सिद्धांतों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बुद्धि के सिद्धांत दो श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। बुद्धि के सिद्धांत दो श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। इसमें एक श्रेणी है कारकीय सिद्धांत, कारकीय सिद्धांत, और दूसरी श्रेणी है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। ठीक है, तो हम जो आज स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी को लेकर बात करेंगे, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को लेकर बात करेंगे, वो कारकीय सिद्धांत में आता है। वो कारकीय सिद्धांत में स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत आता है। बात यहां तक की समझ आई होगी। अब जैसे स्पीयरमैन का जो समूह है, या स्पीयरमैन की बात को मानने वाले या उसी के समर्थक जो अन्य व्यक्ति हैं, अन्य मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, उनका मानना क्या है? वो ये मानते हैं कि जैसे दो प्रकार के मनोवैज्ञानिक हुए इस समूह में, यानी कि दो प्रकार के सिद्धांतों में ही। तो जैसे स्पीयरमैन का समूह है, उनका मानना क्या है कि किसी भी संज्ञानात्मक कार्य के निष्पादन का जो आधार है वो प्राथमिक सामान्य कारक होता है, एक जनरल फैक्टर होता है। तो इस समूह के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको कहा गया पिंडक, उनको कहा जाता है गोलाकार पिंड, गोला जो है, ये सामान्य समझ के लिए है केवल। दूसरे प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना यह है कि बहुत सारी अलग अलग पृथक पृथक क्षमताएं होती हैं जो करीब करीब स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होती हैं। तो बुद्धि क्या है? उन सब का योग है। इसमें जैसे थॉर्नडाइक हैं, गार्डनर हैं, गिलफोर्ड हैं, थर्स्टन हैं, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक इसमें प्रमुख हैं। इनको, इस समूह को विभाजक कहा जाता है। इस समूह को क्या कहा जाता है? विभाजक कहा जाता है। तो हमें मेनली आज जो मुख्य रूप से बात करनी है, आज हम स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को लेकर बात करेंगे। तो ये सिद्धांत 1904 में इन्होंने दिया। 1904 में ये ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने कहा कि व्यक्ति में जो बुद्धि है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य बुद्धि। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य बुद्धि और दूसरा उन्होंने कहा विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि। और बुद्धि के इन्हीं दो प्रकारों के आधार पर उन्होंने बुद्धि के दो कारक बता दिए। जैसे दो प्रकार हैं, एक सामान्य बुद्धि, एक कहा उन्होंने विशिष्ट बुद्धि। इसी आधार पर स्पीयरमैन ने दो कारक बनाए, दो फैक्टर बनाए। एक को उन्होंने कहा सामान्य कारक, जनरल फैक्टर, दूसरे को उन्होंने कहा विशिष्ट कारक, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। बात समझ पाए? तो दो फैक्टर दिए, तो इसलिए उनका सिद्धांत क्या कहलाया, उनकी थ्योरी क्या कहलाई? टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। क्यों? क्योंकि उन्होंने दो कारक दिए। तो दो कारक दिए उन्होंने, कौन कौन से कारक दिए? एक उन्होंने कहा कि सामान्य कारक होता है, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि विशिष्ट कारक होता है। विशिष्ट कारक होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है, एक स्पेशल फैक्टर है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? अब इन दोनों कारकों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे सामान्य कारक को एस कारक भी कहा जाता है, सामान्य कारक को जी कारक है ना, जी कारक यानी कि जनरल फैक्टर। जो विशिष्ट कारक है उसको क्या कह देंगे? एस कारक, यानी स्पेसिफिक फैक्टर हो जाएगा। अब इन दोनों कारकों को जब उन्होंने अलग अलग दो कारक बताए हैं, तो दोनों कारकों के कुछ अलग गुण होंगे, दोनों कारकों की कुछ अलग विशेषताएं होंगी। तो एक एक करके दोनों कारकों को लेकर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो स्पीयरमैन ने सामान्य कारक बताया।
सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर। तो इसे हमने क्या कहा, इसे जी कारक, जी कारक कहा गया। अब ये जी कारक से अर्थ क्या हुआ, जैसे हम नाम से ही डेराइव कर सकते हैं ना, सामान्य कारक, जनरल फैक्टर, वहीं से हमने कह दिया जी फैक्टर है। अब ये जो जी कारक है, ये जो जी फैक्टर है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि भाई जो व्यक्ति है, हम ये कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता होती है। अब सामान्य क्षमता है, सभी में है, जन्म से है सब। जैसे हमने बुद्धि के बारे में पहले बात की थी, तो हमने अर्थ समझते जब हमने स्वरूप को समझा था, तो हमने कहा था कि भाई एक ये जन्मजात शक्ति है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन मात्रा अलग अलग हो सकती है ना, सबके पास भिन्न भिन्न मात्रा में बुद्धि हो सकती है। ये क्षमता, सामान्य क्षमता जो है सभी के पास है, भाई सबके पास है, लेकिन क्षमता जो है अलग अलग हो सकती है उसकी। इसी आधार पर तो हम कहते हैं कि ये प्रखर बुद्धि का विद्यार्थी है या ये प्रखर विद्वान व्यक्ति है। हम ये कहेंगे तेज बुद्धि वाला है, ये सामान्य बुद्धि वाला है, ये मंद बुद्धि वाला है। क्यों? क्योंकि क्षमताएं सबकी अलग अलग हैं। तो यहाँ जी कारक से तात्पर्य क्या हुआ या सामान्य कारक से तात्पर्य क्या हुआ, हम कहेंगे जी कारक से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होती है कि भाई ये क्षमता सब में है, लेकिन मात्रात्मक अंतर हो सकता है, किसी में अधिक हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये कह दे किसी में बिल्कुल नहीं है। जिसके पास, जिसको हमने कह दिया कि मान लीजिए वो सामान्य या औसत बुद्धि से भी कम बौद्धिक क्षमता रखता है, फिर भी उसके पास बौद्धिक क्षमता तो है। ऐसा तो नहीं है कि वो शून्य है, उसके पास बुद्धि है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो जी कारक है या सामान्य कारक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता होती है, लेकिन उसमें मात्रात्मक अंतर हो सकता है। एक व्यक्ति में अधिक मात्रा में हो सकती है, एक व्यक्ति में कम मात्रा में हो सकती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं जी कारक की। जी कारक की विशेषताएं, या आप ये कह सकते हैं सामान्य कारक की विशेषताएं। जैसे एक विशेषता तो हमने अभी डेराइव कर ली, अभी हमको समझ में आ गई कि ये सभी के पास है, यह योग्यता सभी व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में मौजूद होती है। अभी हमने बात की, अब आप समझिए, हमने कहा कि सभी व्यक्तियों में है, किसी में कम मात्रा में हो सकती है, किसी में अधिक मात्रा में हो सकती है। जब सभी व्यक्तियों में ऐसा कोई नहीं है जिसमें ये क्षमता ना हो, जिसके पास ये योग्यता ना हो, अर्थात ये जन्मजात हुई, अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात यह योग्यता या यह मानसिक योग्यता जन्मजात होती है। यह मानसिक योग्यता जन्मजात होती है। बात समझ पाए कि सभी व्यक्ति जिसने भी जन्म लिया है, जन्म के साथ वो किसी ना किसी मात्रा में बौद्धिक क्षमता लेकर आता है। अब किसी में अधिक हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। अब यदि इस मात्रात्मक भिन्नता के कारण को खोजने जाएंगे तो हम वंशानुक्रम पे पहुंच जाएंगे, हम आनुवंशिकता पे पहुंच जाएंगे, जहां हम ये पढ़ते हैं कि सामान्यतः प्रखर बुद्धि के माता पिता की संतान प्रखर बुद्धि की होती है,
औसत बुद्धि के माता पिता की संतान औसत बुद्धि की होती है और मंद बुद्धि के माता पिता की संतान मंद बुद्धि की होती है। इसके अपवाद भी हैं, लेकिन वो बिंदु वहां है जहां हम पढ़ते हैं आनुवंशिकता एवं वातावरण को लेकर। आपके पाठ्यक्रम का ही एक बिंदु है आनुवंशिकता एवं वातावरण। जब हम उस बिंदु को पढ़ रहे होते हैं तब हम विस्तार से इस पर बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं। अब इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो सामान्य योग्यता व्यक्ति जन्म के साथ में लेकर आ रहा है, जो जन्मजात शक्ति है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जो बौद्धिक क्षमता व्यक्ति के पास जन्म से है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। यह बिंदु ध्यान रखना है। तुलना करते समय जब हम आगे विशिष्ट कारक को लेकर बात करेंगे आपको चीजें याद आएंगी। क्या लिख लेंगे कि जीवन की किसी भी अवधि में इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। बात समझ आई होगी आसानी से। ये तीन बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो ये योग्यता, जब हम सामान्य कारक की बात कर रहे हैं, जनरल फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये योग्यता सभी व्यक्तियों में मौजूद है, केवल मात्रात्मक अंतर हो सकता है। यहीं से बिंदु हमने डराइव कर लिया कि अर्थात यह योग्यता, यह मानसिक योग्यता, यह मानसिक क्षमता जन्मजात होती है। जब ये जन्मजात है तो तीसरा बिंदु स्वतः यहां से निकल कर आ जाएगा कि जीवन की किसी भी अवधि में हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है। ये सारी बातें किसके अनुसार हैं? ये सारी बातें स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार हैं, टू फैक्टर थ्योरी के अनुसार हैं। तो सामान्य कारक क्या है, बात समझ में आई होगी। दूसरा बिंदु विशिष्ट कारक को लेकर, स्पेसिफिक फैक्टर को लेकर समझ लेते हैं। विशिष्ट कारक हमने क्या कहा कि इसे एस कारक कहा गया। इसे एस कारक कहा गया। इसे स्पेसिफिक फैक्टर है तो इसे एस कारक कहा गया। अब देखिए ये विशिष्ट है। जब हमने पहले कहा कि ये विशिष्ट है, विशिष्ट है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक मानसिक कार्य को करने के लिए कुछ विशिष्टता की जरूरत होती है, क्योंकि जितनी भी मानसिक गतिविधियां हैं, जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, सभी एक दूसरे से किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी मात्रा में उनमें भिन्नता होती है। सभी काम ना तो एक ही स्तर की मानसिक क्षमता से हो पाते हैं, ना ही एक ही स्तर की मानसिक गतिविधि से हो पाते हैं, तो कुछ भिन्नता उनमें होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया विशिष्ट कारक। इसका अर्थ क्या हुआ, हम ये कहें एस कारक से तात्पर्य या एस कारक का अर्थ आप लिख सकते हैं, तात्पर्य है कि प्रत्येक मानसिक कार्य करने में कुछ विशिष्टता की जरूरत होती है। कुछ विशिष्टता की जरूरत होती है, यानी हम ये कहें क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होता है। कुछ न कुछ भिन्न होता है। हर मानसिक कार्य दूसरे मानसिक कार्य से अलग है। उसमें जो मानसिक स्तर की बात आएगी यदि, तो वो भी अलग होगा। इसी को नाम दिया गया स्पीयरमैन के द्वारा कि ये क्या है, ये विशिष्ट कारक है, ये स्पेसिफिक फैक्टर है। इसे एस कारक नाम इसलिए दिया गया। अब इस फैक्टर की भी कुछ विशेषताएं होंगी। जैसे हमने सामान्य कारक या जनरल फैक्टर की कुछ विशेषताओं को देखा, ऐसे ही हम विशिष्ट कारक की या एस फैक्टर की भी कुछ विशेषताओं को लेकर बात कर लेते हैं। हम लिखेंगे एस कारक की विशेषताएं
विशेषताएं। अब आप तुलना करते हुए चीजें समझेंगे। जैसे हमने जी कारक की विशेषताओं में पहला बिंदु नोट किया था कि यह योग्यता सभी व्यक्तियों में मौजूद होती है, मात्रात्मक अंतर हो सकता है, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है। जबकि जब हम एस कारक की विशेषताओं को देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसकी मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न होती है, निश्चित नहीं हो सकती। हम कहेंगे एस कारक की मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती है। नहीं होती है, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ, यहीं से एक बिंदु हम डेराइव कर सकते हैं कि एक व्यक्ति में एक कार्य के लिए एस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु दूसरे व्यक्ति में उसी कार्य के लिए एस कारक की मात्रा कम हो सकती है, उससे अलग हो सकती है। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि दोनों में समान हो, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप इस बिंदु को भी नोट कर लेंगे कि एक व्यक्ति में एक कार्य के लिए एस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, अधिक हो सकती है, परंतु उसी व्यक्ति में उसी व्यक्ति में दूसरे कार्य के लिए एस कारक की मात्रा कम हो सकती है, कम हो सकती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति में किसी कार्य के लिए एस कारक की मात्रा अधिक है, यह भी संभव है कि उस व्यक्ति में जी कारक की मात्रा कम हो, यह भी हो सकता है। मात्रात्मक अंतर तो जी कारक में है, सामान्य कारक में है, यह हो सकता है। यह भी संभव है कि एक व्यक्ति में एक कार्य के लिए एस कारक की मात्रा अधिक है, जब दूसरे कार्य की बात आई तो दूसरे कार्य के लिए उसमें एस कारक की मात्रा कम हो, यह भी संभव है। तो ये कार्य के अनुसार एस कारक की मात्रा अलग अलग हो सकती है, यह बिल्कुल निश्चित नहीं है कि प्रत्येक कार्य के लिए एस कारक की मात्रा समान होगी, निश्चित होगी, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है, अलग अलग हो सकती है। एक ही व्यक्ति में एक कार्य के लिए एस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, दूसरे कार्य के लिए उसमें एस कारक की मात्रा कम हो सकती है। एक व्यक्ति में जिसमें जी कारक की मात्रा कम है, उसमें एस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, यह भी संभव है। बात समझ पाए? यह भी संभव है कि जिसमें एस कारक की मात्रा, किसी व्यक्ति में एस कारक की मात्रा किसी कार्य के लिए कम है लेकिन जी कारक की मात्रा अधिक है, यह भी संभव है। बात समझ पाए? क्योंकि ये क्या है, ये स्पेसिफिक फैक्टर है, यहां ट्रेनिंग वाली बात लागू होती है, ये जन्मजात नहीं है, ये व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा चीजें सीखता रहता है। बात समझ पाए? इसकी विशेषताओं में आप एक बिंदु यह भी नोट कर लेंगे कि प्रशिक्षण देकर एस कारक की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। बात समझ पाए? ऐसे समझ लीजिए भाई, जो अन्य जीव हैं, अन्य जीव जैसे बंदर है, हम कह रहे हैं, हम आपने सुना भी होगा कि बंदर को गुलाटी मारना किसने सिखाया, सांप को डसना किसने सिखाया। भाई वो क्या है, वो उनके संदर्भ में यदि बात करेंगे तो जी कारक है, सामान्य कारक है, वो जन्मजात है, वो जन्म के साथ उसको लेकर पैदा हुए हैं। मनुष्य के संदर्भ में बात करेंगे तो जैसे हमारा क्या है, हम चलना हो गया, या हम अन्य कार्यों को लेकर जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, हम उन कार्यों को लेकर, जब हम एस कारक की बात करेंगे, जब हम स्पेसिफिक फैक्टर की बात करेंगे, यहाँ क्या होगा, जैसे हमने कहा प्रशिक्षण देकर इसको बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कार चलाना सीखता है, कार चलाने की क्षमता हमारी जन्मजात क्षमता तो नहीं है,
कार चलाने की क्षमता जन्मजात तो नहीं है, ये तो एस कारक ही है, ये स्पेसिफिक फैक्टर ही है। अब इसी के अंदर आप सोचिए कि एक व्यक्ति कार चलाने में अधिक कुशल हो सकता है ना दूसरे व्यक्ति से, इसका अर्थ क्या हुआ कि उसमें एस कारक की मात्रा अधिक हो गई। वही व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि किसी अन्य वाहन को चलाने में उतना निपुण ना हो, यह भी संभव है। बात समझ पाए आप, ये बिल्कुल संभव है। यानी कि प्रशिक्षण यदि दिया जाए तो क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हम घर में देखते हैं माता जी स्वेटर बुन लेती हैं, वो उसमें निपुण है, वो कुशल है, उसमें स्किल है उनके पास में, ये यानी कि ये एस कारक हो गया। अब ये जन्मजात तो नहीं है ना, स्वेटर बुनने की कला ये जन्मजात नहीं है, उन्होंने सीखा है। या हम घर में देखते हैं जवे तोड़ना हो गया, या जो आप देखते होंगे वो सेवई बनाने वाला जो घर में बना लेते हैं, वो जन्मजात नहीं है, वो सीखते हैं ना। तो प्रशिक्षण से उसको बढ़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति उसमें अधिक कुशल हो सकता है, एक व्यक्ति उससे तुलनात्मक रूप से कम कुशल हो सकता है। अंतर किस चीज का आ गया? अंतर आ गया प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का, अभ्यास का। यानी कि इसमें क्या है, एस कारक की यदि हम बात करेंगे, विशिष्ट कारक की यदि हम बात करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं ना सहजता से कि इसका यदि हम प्रशिक्षण देंगे तो इसको बढ़ाया जा सकता है, प्रशिक्षण के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है, एस कारक की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। अब आप ये भी समझ पाए होंगे उदाहरण से कि भाई एक व्यक्ति में किसी कार्य के लिए एस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन दूसरे कार्य के लिए उसमें एस कारक की मात्रा कम हो, ये हो सकता है, संभव है। भाई सभी व्यक्तियों में यदि किसी व्यक्ति में किसी एक कार्य को लेकर एस कारक की मात्रा अधिक है, हमने मान लिया कि वो, जैसे हमने स्वेटर बुनने वाली बात कर ली, या हमने कोई मशीन बनाने वाली बात कर ली, तकनीकी कोई ज्ञान की बात कर ली, तो उन्होंने उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने अपने एस कारक की मात्रा को बढ़ाया। क्या ये आवश्यक है कि वो अन्य भी कार्य ऐसे ही कर लेगा? ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बात समझ पाए? तो प्रशिक्षण देकर हम एस कारक की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें ध्यान क्या रखनी है आपको कि ये जन्मजात नहीं है, ये जन्मजात नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको कि भाई ये तो प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि एस कारक पर व्यक्ति के प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूतियों आदि का भी प्रभाव पड़ता है। बात स्पष्ट हुई होगी यहां तक की। तो ये स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है, स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी है। अब ये बुद्धि के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं, जो दो हमने कहा कि जो निष्कर्ष हैं, जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग किए, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए, उनके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले कि बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि कैसे काम करती है, कैसे कार्य करती है बुद्धि। वही जो निष्कर्ष थे उनके प्रयोगों के, उन निष्कर्षों को ही बुद्धि के सिद्धांत कहते हैं। और बुद्धि के सिद्धांत को दो श्रेणियों में बांटा गया, एक कारकीय सिद्धांत, एक है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। कारकीय सिद्धांतों में ही हमने एक सिद्धांत को लेकर आज बात की है, जो कि है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। इसी में आगे जब हम आगे सिद्धांतों को लेकर बात करते हैं, हम त्रिआयामी भी पढ़ते हैं, हम बहुकारक सिद्धांत भी पढ़ते हैं, जहां से प्रश्न भी बना आपकी पिछली परीक्षा में। बात समझ आई होगी यहां तक की। अब जब स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी पे आते हैं, तो उन्होंने कहा कि दो प्रकार की बुद्धि है, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। इसी आधार पर उन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए, दो फैक्टर बताए, एक सामान्य कारक, एक विशिष्ट कारक। सामान्य कारक ये हो गया जो व्यक्ति में जन्मजात क्षमता होती है किसी कार्य को करने की, हालांकि इसमें मात्रात्मक भिन्नता हो सकती है, उसका कारण वंशानुक्रम में छिपा हुआ है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? आनुवंशिकता में छिपा है उसका कारण। अब जी कारक और एस कारक दोनों अलग अलग चीजें हो गई। जी कारक में ध्यान रखना है कि जन्मजात है, एस कारक में ध्यान रखना है कि जन्मजात नहीं है, प्रशिक्षण देकर इसको बढ़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति में एक कार्य के लिए एस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, उसी व्यक्ति में दूसरे कार्य के लिए एस कारक की मात्रा कम हो सकती है, ये बिल्कुल संभव है। ये निश्चित नहीं है कि उसमें एस कारक की मात्रा प्रत्येक कार्य के लिए अधिक होगी। बिंदु स्पष्ट है? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत आसानी से समझ में आया होगा। आज की चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी, कुछ नई चीजें आपने अवश्य ही सीखी होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।